वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कोरोना वायरस और इससे मुतल्लिक जो पूरी दुनिया और पाकिस्तान में फैसला साजी हो रही है, चाहे वो इकोनॉमी के हवाले से है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड मैटर्स हैं, और इन तमाम इश्यूज़ के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने अगर अभी पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ट्यून इन किया है, 6,919 केसेस हो गए हैं, 128 अमवात हो गई हैं, 1645 लोग जो हैं वो सेहतियाब हुए हैं। और हम कुछ अच्छी खबरें मुआशी फ्रंट पे ये हैं कि जैसे हमने बताया कि जो आपका हमारा इंटरेस्ट रेट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 200 बेसिस पॉइंट नीचे की है, सिंगल डिजिट में आ गया। इससे फ़ायदा हमने उठाना है। हमारे इंडस्ट्रियस्ट ने, हमारे इकोनॉमी से जो मुतल्लिकीन हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, और इसके साथ साथ G20 ममालिक ने भी कुशन दिया है 1 साल का डेट रिलीफ, बिल्कुल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट पे, और साथ में बड़ा रिलीफ है। आज आपने देखा भी, हमने खबरों में दिखाया, जो मुशीर ख़जाना है वज़ीर आज़म के डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात की है। और आज जो IMF की अहम मीटिंग होनी थी, इसमें 1.4 अरब डॉलर का जो कर्ज है वो भी रियायत हैं उसमें, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सख्त शराइत होती हैं, लेकिन इस कोरोना वायरस, इस पेंडेमिक की वजह से उस पर भी कुछ नरमी लाई गई है। बिल्कुल एक्जैक्टली। और इसी हवाले से अगर हम बात करें तो माशी नुक्ता निगाह से हमें एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते जहाँ पे वसाइल महदूद हैं और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो इस रेशो को बैलेंस करने में या कम से कम किसी तरीके से बतरीके एहसन और बेहतरी के साथ निपटने के हवाले से ये जो पॉइंट्स हैं, इंटरनल लेवल पर स्टेट बैंक का जो है वो पॉलिसी रेट कम करना, और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो आलमी मालियाती इदारों का इस तरह से पाकिस्तान को 1.4 बिलियन डॉलर के जो है वो कर्ज़ों में जो शराइत हैं उसमें नरमी फराहम करना, दोनों जो है नुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। हारून शरीफ साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। जी हारून शरीफ साहब से जी हम वेलकम करेंगे। हारून शरीफ साहब, आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं और इकोनॉमिस्ट हैं। बड़ी अच्छी तरह तमाम ये जो मुआशी मामलात हैं, और एक आपका पस मंज़र भी है, वर्ल्ड बैंक में भी आपने सर्व किया है। तो हारून शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्काइप पे। हारून भाई अस्सलाम वालेकुम। जी हारून साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल में राब्ता जी आ रही है। जी बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है जी, लाउड एंड क्लियर। हारून शरीफ साहब बताइएगा, ये जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अगर आप बताएं अपने तजर्बे की रोशनी में, इससे क्या फायदा पाकिस्तान ले सकता है? G20 ममालिक की जानिब से पाकिस्तान समेत 76 ममालिक को रिलीफ दी गई है डेट के हवाले से, और IMF ने भी 1.4 अरब डॉलर का जो कर्जा है उसमें भी कुछ रियायतें दी हैं। इससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं? इसका क्या इंपैक्ट है आपकी राय में? जी बहुत शुक्रिया अनवर साहब। देखिए, ये जो G20 के ममालिक हैं, ये IMF को और वर्ल्ड बैंक को रकम फराहम करते हैं, जो कि आगे डेवलपिंग कंट्रीज को वो कर्जे के तौर पर देते हैं। इसमें 2 तरह की फैसिलिटीज होती हैं। एक को हम IDA कहते हैं, जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस है। एक को IBRD कहते हैं, जो थोड़ी सी मार्केट बेस्ड और महंगी होती है। ये जो आज फैसला किया गया है 77 ममालिक का, जिसमें तकरीबन 8 माह के लिए जो सूद पे करना था और जो असल जर पे करना था, दोनों को फ्रीज कर दिया गया दिसंबर तक। वो IDA जो सस्ता कर्जा है, जो कि इन ममालिक ने इन इंटरनेशनल इदारों को उसके मामले किया गया है। इस 77 ममालिक है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान तकरीबन जो है वो इसमें अगर आप देखिए, जो IDA है हमारा 35% है और जो 65% हमें आपकी ऑडियो का इशू आ रहा है जी। 33% है जी, ऑडियो मेरे ख्याल में ये तो इसका एनालिसिस अब ठीक हुआ जी। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा जी? उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि जो हमारा जो फिस्कल स्पेस है, जो हमने डॉलर्स पे करते थे, इसके अंदर हमें पहले तेल की कीमत कम होने से गुंजाइश मिली है। इसमें प्रेशर जो आ रहा था वो ये आ रहा था, कुछ रेमिटेंसेस के घटने का चांस था, लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर कम से कम जो एक एक्सटर्नल पेमेंट्स है उसका प्रेशर खत्म हो जाएगा, और उससे जो स्पेस मिलेगी, हम पॉलिसी तरजीहात बना सकेंगे कि हमने अपने बिजनेसेस को रिवाइव कैसे करना है, हमने अपनी पेमेंट्स को कैसे मैनेज करना है, और सबसे अहम कि हमने अब हेल्थ सिस्टम्स को और ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मजबूत करना है। तो ये एक फैसला पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ खुशाइंद है, बल्कि एक बहुत अच्छी जो जेस्चर है ग्लोबल कम्युनिटी का। और मेरी राय ये है कि अगले फेज में जो इससे महंगे वाला कर्ज है, जो कि प्राइवेट कंपनियां फराहम करती हैं इंटरनेशनल इदारों को, उन पे भी प्रेशर आएगा कि वो उसको भी फ्रीज करें, ताकि पाकिस्तान का जो तकरीबन
10 अरब डॉलर का जो एक्सटर्नल कर्जा है उसके अंदर मजीद रिलीफ मिल सके। अच्छा हारून साहब, एक चूंकि आपकी थोड़ी सी ऑडियो उस वक्त डिस्टॉर्ट हो रही थी, आईडीए आपने कहा है, तो पाकिस्तान आईडीए की कैटेगरी में फॉल करता था? जी, पाकिस्तान जो है उसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग, जिसमें हम आईडीए भी लेते हैं और हम आईडीआरडी का कर्जा भी लेते हैं। तो हमने जो हमारा 65% कर्जा जो है वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का, वो आईडीए क्रेडिट है। तो जो हमारा इनकी ओवरऑल रीपेमेंट होनी है उसमें आईडीए का हिस्सा जो है उसका सूद और उसका असल जर दोनों अगले 8 माह के लिए दिसंबर तक फ्रीज कर दिया गया है, जो एक यकीनन बहुत खुशाइन बात है। ये यकीनन खुशाइन बात है। अब होपफुली ये ट्रेंड चलता रहेगा। राइट, ये ट्रेंड चलता रहेगा। हारून साहब, आप माहिर माशियात हैं, इक्तिसादी उमूर के हवाले से आप खासा तजुर्बा रखते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि इस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जो है जहाँ है की बुनियाद पर हम ऐसे कौन से इकदाम उठा सकते हैं, क्या मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं कि बराह रास्त जो है वो आम आदमी भी मुस्तफीद हो? जी देखिए, इस वक्त हुकूमत की तवज्जो जो है आप देखिए वो दो चीजों पर है। एक तो तवज्जो ये है कि फिस्कल स्पेस, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज कैसे रेज किए जाएं, उसके लिए वजीर आजम ने अपील की है, फंड भी कायम किया है। दूसरा ये है कि हम जो गरीब लोग हैं गुर्बत की लाइन के नीचे या जो लोग गुर्बत की लाइन के थोड़ा सा ऊपर हैं, उनको एहसास प्रोग्राम से टारगेट कर रहे हैं। जो कंपनीज का पैकेज दिया गया है उसके अंदर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए मजीद रिसोर्सेज रेज करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर लोग हैं वो ज़राअत के शोबे में और सर्विसेज के शोबे में, जहां पर रिटेल शॉप्स होती हैं, गैस स्टेशन होते हैं, अस्पताल हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहां पर एम्प्लॉयड है। तो हुकूमत की नंबर 1 तो ये कोशिश होनी चाहिए गरीब को कैश ट्रांसफर के बाद कि लोगों के जो रोजगार हैं उसको प्रिजर्व किया जाए। एक उसके लिए मेरी राय में हुकूमत को एक पब्लिक वर्क्स की स्कीमें इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि डेली वेजेस के लोग वहां एब्जॉर्ब हो सके। प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन की तरफ दुनिया जा रही है, उसको रीबाउंड करते हुए कुछ थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये बहुत खुशाइंद है कि आज स्टेट बैंक ने 200 बेसिस पॉइंट सूद को मजीद घटाया है, जो कि अब 4.25% कम हो चुका है। अगर ये एक गो में हो जाता तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन अभी भी ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए अच्छा इंसेंटिव है कि वो लोगों को ले ऑफ ना करें, उनको रिटेन करें, अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट को घटाएं और अपॉर्चुनिटीज देखें कि कहां से करें। तो मेरी ये दो राय है कि एक तो ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्चा बढ़ाया जाए, दूसरा ये है कि लोगों का जॉब प्रिजर्व किया जाए, तीसरा ये है कि डोमेस्टिक डिमांड को, ये मॉनेटरी पॉलिसी के ईज होने से डोमेस्टिक डिमांड बढ़नी शुरू होगी और चीजें यहां बिकनी शुरू होंगी, क्योंकि हमारी खासी बड़ी मार्केट है। अच्छा हारून साहब, ये बताएगा कि वजीर आजम पाकिस्तान ने 800 अरब डॉलर का एक स्टिमुलस पैकेज दिया है। आपने देखा है अमेरिका के पास तो बहुत पैसे हैं, उन्होंने 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स का दे दिया, जर्मनी ने भी 1 ट्रिलियन यूरो का दे दिया, जापान ने भी 1 ट्रिलियन डॉलर्स का दे दिया। ये जो हमारा स्टिमुलस पैकेज है वो सही मानों में स्टिमुलेट कर पाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी को, आप समझते हैं? देखिए, लफ्ज जो स्टिमुलस का है उसको समझने की जरूरत है। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया जो है, अगर आप आईएमएफ की प्रोजेक्शंस देखिए इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो जो जीडीपी है वो तकरीबन अगर नेगेटिव में नहीं तो 0 के आसपास 1% के आसपास आने की तवक्को है। उस सूरत हाल में पहला ये जो पैकेज का काम है कि वो एक तो सिग्नल देता है बिजनेसेस को कि हुकूमत उनको रिवाइव करने में, सस्टेन करने में संजीदा है। वो सिग्नल तो चला गया है, लेकिन अब हमें जो सेक्टर्स हैं जहां पर हमें कंपेटिटिव एडवांटेज है, जहां पर सबसे ज्यादा नौकरियां हैं, उनके लिए बड़े स्पेसिफिक पैकेजेस बनाने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बिल्कुल सही किया हुकूमत ने कि जो लोग गुर्बत की सतह के नीचे हैं उनको तो सबसे पहले एड्रेस किया। दूसरा, हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को किया जो तकरीबन 2.7% है जीडीपी का। यहां पर मेरा ख्याल है कि हमें मजीद सेक्टर्स को खोलना चाहिए ग्रेजुअली, खास तौर पे जो कंपनीज हैं, जो वर्ल्ड हैं, जहां पर जो काम करने वाले हैं, उनके लिए WHO के SOP जो है इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, उनकी टेस्टिंग की जा सकती है ताकि प्रोडक्टिविटी का अमल आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो। लेकिन हारून साहब, इस पे कतरा कलामी के लिए माजरत, इस पे कतरा कलामी माजरत उस पे आप जरूर जाएगा। ये मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि लेबर जहर बताए उस शोबे को खोला है और साथ में अलाइड जो इंडस्ट्री उसको भी खोला जाए, लेकिन हमारे यहाँ SOPs तो हम बना लेते हैं,
आपको भी पता है, अब आपने भी ज़रूरत इंटरनेशनल आपने ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, लेकिन जब आप बीओआई के तो आपको भी गवर्नमेंट का एक माइंडसेट होता है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का एक माइंडसेट होता है। हमारा मसला एसओपीज बनाना नहीं, उन पर अमलदारी का है। उसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? ये तो पब्लिक हेल्थ खुदा ना खास्ता डिजास्टर में ना बदल जाए। बहुत से लोगों को ये खदशात हैं कि लेबर आपने खोल दिया, अनस्किल्ड लेबर हैं, इतनी तालीम भी नहीं है, वो सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखेंगे नहीं रखेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, इनको कैसे इंश्योर किया जाएगा? देखिए नवाज साहब, ये एक फंडामेंटल सवाल है जी। और ये सवाल जो है वो ये हर सीरियस थिंकर के जहन में है। पाकिस्तान के अंदर जो आप इशारा दे रहे हैं, रेगुलेशन की कैपेसिटी खासी कमजोर है और इन एनी केस इस तरह की चीज को हर जगह हर कारोबार को, इसलिए मैंने अर्ज किया कि जो तो बड़ी फैक्ट्रियां हैं कंपाउंड में वहां पर तो रेगुलेशन आसान है, जो कि इंडस्ट्री एसोसिएशन और बिजनेस के मालिकान को खुद सेल्फ रेगुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके अपने भले में। जो ट्रेडिंग है और जो बाजार और मार्केट्स हैं, वहां से ही टेस्ट होगा कि आप ये सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने का और हाइजीन का और डिसइंफेक्ट करने का रेगुलेशन, लेकिन वो भी अपनी ट्रेडर्स की एसोसिएशन को करना पड़ेगा, हुकूमत नहीं कर पाएगी, आई एम अफ्रेड। सो ये चीज जो है, जितनी जल्दी हम इसकी एक अवेयरनेस, एक डायलॉग शुरू करें कि देखें अगर हम आपको खोल रहे हैं तो आपको खुद शो करना पड़ेगा, वरना हम अगर सिग्नल्स आए तो इसको बंद कर देंगे, क्योंकि उसका फिर नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। अच्छा सर, अनवार साहब ने इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात की है और आपने भी इससे इत्तेफाक किया कि हमारे पास उतनी मैन पावर या वो वसाइल मौजूद नहीं है कि हम प्रॉपर टाइम टू टाइम और हर जगह पे जाके, हर बाजार हर गली में जाके जो है वो चीज़ों को हवाले से चेक कर सकें, एक चेक एंड बैलेंस मेनटेन कर सकें। तो इस हवाले से टाइगर फोर्स का क़याम भी अमल में लाया गया है। वॉलंटियरली बीइंग इंडिविजुअल तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, इसके लिए हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या टाइगर फोर्स जो है इस सारी सूरत हाल में आपके ख्याल में ममद मुआविन साबित हो सकती है? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम उन पर डाइवर्ट कर सकते हैं इस सिलसिले में? देखिए, जहां तक मेरी समझ है, टाइगर फोर्स जो है वो वॉलंटियर्स हैं जो गरीब घरानों को सस्टेन करने के लिए, फूड देने के लिए और कैश ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होंगे। ये जो हमारा बिजनेस का तबका है, जो हमारे रिटेलर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेरा नहीं ख्याल कि टाइगर फोर्स या पुलिसिंग से ये काम हो सकता है। आप देखिए, अगर चीन में भी हुआ है तो वहां के लोगों ने, जो हुकूमत ने रेगुलेशन फॉरवर्ड किए, उसको ओन किया, उसको उन्होंने खुद से अपने आप को डिसिप्लिन किया। हमारे यहाँ डिसिप्लिन की कमी है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां तहां कंपाउंड किया जा सकता है, जहां जहां मार्केट गेटेड है, वहां पर हमें पहले शुरू करना पड़ेगा और बाकी लोगों के लिए हमें कैश नहीं देना चाहिए ताकि हम कंपाउंड्स बना सकें। और ये चीजों में जो वॉलंटियर्स चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को वॉलंटियर करके सामने आना चाहिए कि हम सेल्फ रेगुलेशन के लिए हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं। सर, छोटा सा सवाल ऐड करना चाहूंगा आपकी इजाजत से। हारून साहब, इशू यहाँ पर ये आता है कि हमारे ही इस ताजिर बरादरी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं, जो स्मगलिंग में भी मुलव्वस नज़र आते हैं, जो हुकूमती SOPs की धज्जियाँ उड़ाते हुए भी नज़र आते हैं। तो क्या किया जाना चाहिए आपके ख्याल में इस सिलसिले में? क्या स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर सकते हैं? इसमें स्ट्रेटजी यही है कि इट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल्फ रेगुलेशन मॉडल। जहां पर कोई निशानदेही या विसल ब्लो होता है, उसको आपको एग्जाम्पलरी इमीडिएटली डिसीजन लेके उसको फाइन करना चाहिए या उस मार्केट को बंद कर दें, ताकि लोगों को एक क्लियर सिग्नल जाए कि ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है। मुझे डर ये लग रहा है कि लोग अगर इसको लाइटर लेना शुरू कर देंगे तो मुल्क के अंदर जो है, ये जो हमें डेट रिलीफ मिल रहा है या सूद कम किया गया है, इसके फवायद जो हैं वो हमारे हेल्थ सेक्टर के एक्सपेंडिचर के हिसाब से बहुत कम रह जाएंगे। ये एक बहुत डेलिकेट इस वक्त सूरत हाल है, अगले 2-3 हफ्ते में जो कि क्लियर होगी। और हुकूमत को चाहिए कि डेलीगेट करें, सूबाई हुकूमत को, जिली हुकूमतों को, लेकिन अगेन जहां तक कारोबार का ताल्लुक है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और जॉइंट रेगुलेशन के बगैर मुमकिन नहीं है। अच्छा हारून साहब, एक नुकता आपके सामने रखना चाहूंगा। कल हमारी वकारुल इस्लाम साहब से बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि हमें अब डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जाना चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। आपका भी एक बिजनेस का पस मंजर है, बैकग्राउंड है इकोनॉमी का। आप इत्तेफाक करते हैं कि अब हमें अपने बहुत से सेक्टर्स को डिजिटल
ऑनलाइन ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ जाना चाहिए। वेस्ट में तो ये चीज़ जा चुकी है, हम इस हवाले से बहुत पीछे हैं। ये जो वक्त है जिसपे सोशल डिस्टेंसिंग हैज बिकम अ की वर्ड, अब पाकिस्तान में समाजी फासला जो है वो नो की जबान है हर किसी के, कोई हाथ नहीं मिलाता, कोई कोनी मिला रहा है या कोई दूर से सलाम कर रहा है। तो इसका फायदा उठाते हुए डिजिटल वर्ल्ड या डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए हमें, हारून शरीफ साहब? जी, हमें बिल्कुल बढ़ना चाहिए। ये तो अब इस आफत की वजह से तो और भी जरूरी हो गया। हमें वैसे भी बढ़ना चाहिए था, क्योंकि देखिए ये जो डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है उसके ना सिर्फ ये बिजनेस की पेस को इफेक्ट कर रही है, बल्कि अगर आप देखिए कि इसकी वजह से अब स्किल मिक्स भी हमें फर्क चाहिए होंगे। हमें यूजुअल लोग नहीं चाहिए होंगे। लेकिन ये एक मैं जरूरी नुक्ता ये कहना कर रहा हूं कि जब जूं हम चीजें, जैसे मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जब चेयरमैन था, आपको अगर याद हो तो पाकिस्तान ने 28 पॉइंट्स गेन किए थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। जी, ये जो हमने गेन किया था इसका मेन जो एक ड्राइवर था वो ये था कि मैंने पुश करके सारी पेमेंट्स को और चीजों को और एनओसीज को ऑटोमेट कर दिया था। ऐप के थ्रू होना शुरू हो गए थे। जब आप ये एक कट करते हैं ह्यूमन टच, तो ना सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ती है बल्कि एक करप्शन का एलिमेंट और रेंट सीकिंग भी घट जाता है। हमें इस वक्त इंटरनेट फैसिलिटीज को मजबूत करने के लिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बड़े शहरों में तो फिर है, छोटे शहरों में एक्सेस बहुत कम है। इसी तरह डिजिटल मीडिया में जो हमारे ये टीवी की वेवलेंथ है इसको यूज किया जा सकता है, और बहुत से स्टाफ, बहुत से एम्प्लॉइज, बहुत से लोग घर बैठ के वही काम कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए कवानीन, रूल्स एंड रेगुलेशन को बदलने की जरूरत है। और पाकिस्तान के अंदर जो यंग लोग हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग है, वो डिजिटली लर्नर्ड है। अगर हम, जो मैंने पहले अर्ज किया, अपना स्किल्स का फोकस डिफरेंट तरह की स्किल्ड फोर्स की तरफ कर लें, तो ना सिर्फ मुल्क की एफिशिएंसी बढ़ेगी बल्कि हमारा ओवरऑल कनेक्टिविटी दुनिया से बढ़ेगी और हम आईटी की एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त अगर आप देखें डिजिटल एक्सपोर्ट जो हैं वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट से बहुत बढ़ती जा रही है। अच्छा अरुण साहब, ये जरूर बताइएगा, एक तो आपने कहा कि डिजिटल एक्सपोर्ट्स बढ़ती जा रही है और बिल्कुल बजा फरमाया। हमें अब जाहिर बात है इसको ग्रेट डिप्रेशन से भी मिलाया जा रहा है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं लो बॉटम पे जा रही हैं। और अमेरिका में मैं पढ़ रहा था कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सोशल सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर दिया है। इंग्लैंड में कह रहे हैं कि जी बहुत बड़ा डिप्रेशन आ गया और इसका इंपैक्ट आएगा। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी इक्तिसादी बुनियादें इतनी मजबूत नहीं, हमारी क्या तरजीहात में कोई नजरसानी की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू सेटिंग आवर प्रायोरिटीज? जी देखिए, रिसेशन तो अब बिल्कुल नजर आ रहा है ग्लोबल, और मैं भी अगर आईएमएफ की रिपोर्ट देखें वो कहती है कि 1930 के बाद हमारा ये रिसेशन क्लियर है। आज ब्लूमबर्ग ने कहा है कि 100% रिसेशन के सिग्नल्स शुरू हो गए। तो हमारे देखिए इसमें जो डाउन साइड वो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स की बेस जो है खरीदने वाले ममालिक की बहुत नैरो बेस है और ज्यादातर अमेरिका और यूरोप में है। तो वहां हमें डिवर्सिफाई करना पड़ेगा। जहां तक पाकिस्तान की बाकी इकोनॉमी जैसे इन्वेस्टमेंट कम है, हमारी इंटीग्रेशन खित्ते में भी और बाहर रिलेटिवली कम है, तो इसलिए हमें ये शॉक कुछ कम लगेगा। तेल की प्राइस गिरने का हमें कुछ फायदा भी होगा। तो इसके दोनों एंगल हैं जो मैं इस वक्त जहां देख रहा हूं एज इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सपर्ट जिसने दुनिया के 16 ममालिक में काम किया है। हमें इस वक्त फ्यूचर में बहुत तेजी से खित्ते की मार्केट्स की तरफ मूव करना चाहिए। एक तो ये है कि एशियन मार्केट्स के अंदर सरप्लस भी है, जान भी है। चाइना हमारा बेस्ट फ्रेंड है और दे हैव कम आउट एज ए विनर। तो हमें ना सिर्फ चीन की तरफ मजीद बढ़ने की जरूरत है बल्कि ईस्ट एशिया की तरफ। और मैं हिंदुस्तान को भी रूल आउट नहीं करता, उन्हें सोचना चाहिए कि उनको भी रादर देन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ देखने की एक ट्रेड को देखना चाहिए, क्योंकि ट्रेड को धचका लग रहा है और मजीद लगेगा। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो हमारी है ना जी प्रोडक्ट मिक्स, उसको हमें बड़ा क्लियरली प्रायोरिटाइज करना है कि हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज कहाँ है। जैसे फूड सेक्टर है उसमें डिमांड आएगी, हमें उसमें वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाहिए। जिस तरह आईटी का मैंने जिक्र किया उसकी पूरी दुनिया में डिमांड आएगी। सिक्योरिटी सिस्टम बन रहे हैं। आपने इसमें सोशल डिस्टेंसिंग में ही कि लोगों ने नए नॉर्म्स ऑफ बिजनेस में कैसे काम करना है, सॉफ्टवेयर बनेंगे, ऐप बनेगी। मेरा जाती ख्याल है कि अगर पाकिस्तान इस तरफ जाएगा तो नंबर 1 हम सर्वाइवल इंश्योर करेंगे, इसके बाद हम रिवाइवल की तरफ चल पड़ेंगे।
जहां मुझे थोड़ी सी हैरत है आईएमएफ की रिपोर्ट में कि जहां वो एक डिप्रेशन और रिसेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन 2021 में वो इमर्जिंग मार्केट का एक रीबाउंड दिखा रहे हैं। अच्छा, इसकी मुझे अभी assumptions की मैं डिटेल देख रहा हूं, लेकिन इतनी जल्दी इतने बड़े एक्सटर्नल शॉक से रीबाउंड मुझे कोई तज्जुब हुआ उसको पढ़ के। अच्छा, ये बताइएगा कि जो थोड़ा सा डोमेस्टिक सिनेरियो पे आते हैं, आपने कहा कि ये जो इंटरेस्ट रेट कम किया है और 4.25% कम हो गया है, एक माह में 13.25 से अब 9% पे आ गया है, इससे फायदा कैसे भरपूर उठाया जा सकता है गिवन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस? हमारा प्राइवेट सेक्टर है, मैं देख रहा था जुबैर मोतीवाला साहब शुक्रिया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं, आरिफ हबीब साहब इसको वेलकम कर रहे हैं, सही पोटेंशियल कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं? और हुकूमत भी बहुत बड़ी हमारी बोरोवर है, वो इससे क्या बेनिफिट ड्रॉ कर सकती है? हारून शरीफ साहब जी, इसमें 3 एंगल्स हैं। एक एंगल तो ये है कि जो हमारा ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर का कर्जा था वो वर्किंग कैपिटल के लिए था, ना कि नई इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा था, क्योंकि लग नहीं रही थी जी। तो वर्किंग कैपिटल की जो कॉस्ट थी, जो ट्रेडिंग के अंदर उनका माल होता है, वो सब्सटैंशियली तकरीबन 25% कॉस्ट उनकी घट जाएगी। तो जो बिजनेस लॉसेस हो रहे हैं वो ऑफसेट होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये है कि वो गालिबन ना सिर्फ ये कर पाएंगे, स्टेट बैंक ने दूसरा इंसेंटिव भी दिया है कि जो भी बड़ा बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉइज को रिटेन करता है उनको बल्कि 5% के ऊपर लेंडिंग कर दी जाएगी। तो ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं और जो बड़े इदारे हैं उनको फायदा है। जहां तक एसएमईज और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उनकी, क्योंकि वो कम कर्ज लेते हैं, लेकिन अब उनको कुछ इंसेंटिव आएगा कि सस्ता पैसा मिल रहा है तो अपने बिजनेस को रिवाइव करने के लिए हम लें। हुकूमत सबसे बड़ी बोरोर है और ये मैं डे 1 से कह रहा था कि हमारा इंटरनल डेट एक्सटर्नल डेट से 3 ज्यादा है, तो हुकूमत को सब्सटैंशियल इसके अंदर फिस्कल स्पेस मिलेगी और उस फिस्कल स्पेस को, जैसे मैंने पहले इशारा दिया, हमें तरजीही जगहों पर लगाना है। ये जो डिमांड आ रही है फाइनेंसिंग की आफ्टर द क्राइसिस, वो एक बहुत ज्यादा है और किसी भी तरह टैक्स रेवेन्यू उसको मीट नहीं कर पा रहा। और जो बाहर के ममालिक के अंदर श्रिंकिंग शुरू होगी तो वो भी हमें बायलैटरल एड, बायलैटरल लोन शायद उस मैग्नीट्यूड के ना दे पाए। तो हमें डोमेस्टिक रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करने में, इंटरेस्ट रेट जब नीचे जाता है, जब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी सी रिलैक्स करती है, तो हमारे पास मनी सप्लाई बढ़ता है और उसको प्रूडेंटली इंशाल्लाह इस्तेमाल करने की जरूरत है। सिर्फ ये हारून साहब बताइएगा, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, जाहिर बात है हुकूमत है, बिग बिजनेसेस हैं, स्मॉल मीडियम है, मेरी तरह का ये जो कैमरा में बैठे एक आम सारिफ है, हमें क्या फायदा होगा? ये जो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, अगर उनकी जबान में आप समझा दें, हमें इसका क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट है? देखिए, इसमें हमारे 2 बेनिफिट है। एक तो ये है कि पहले एक पॉलिसी जो स्टेबलाइजेशन में इस्तेमाल की जा रही थी, उसमें यह किया जा रहा था कि हम मार्केट में डिमांड को घटा रहे थे ताकि हम अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। अभी ये है कि ये जो मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी तो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज एक तो बढ़ेंगी। दूसरा ये है कि जो आप इंटरेस्ट रेट कम हुआ है उसके अंदर जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग है, देखिए जब बिजनेसेस घटेंगे तो आपके जो बोनसेस हैं, सैलरीज हैं, जो आपके कैमरामैन हैं, उनकी जॉब्स का जो खतरा था, अब जो इदारे हैं वो रिलेटिवली सस्ता पैसे लेके अपने आप को 1 से 1.5 साल के लिए सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि पहले जो 16-17% के ऊपर जो कॉर्पोरेट लेंडिंग थी उसके अंदर ये मुमकिन नहीं था। अब उससे तकरीबन आधे पे हो पाएगी, तो इसलिए हमें एक कुशन मिल गया है कि हम अपना, जिसको कहते हैं ना जी, शॉक की एक तरह से इंश्योरेंस आपको मिल पाएगी और लोगों की जो रोजगार है उसको प्रिजर्व किया जाएगा। जी हारून शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत के पेश नज़र में आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दोबारा फिर से आपको सहमत देंगे कि इस मौजू पर और इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू के सिलसिले को हम मज़ीद आगे बढ़ाएं। एक मुख्तसर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आकर ट्रांसमिशन में गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। डेली स्कूल की नशरियात देखिए रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। नशरियात नजर न आने की सूरत में अपने केबल ऑपरेटर से राब्ता करें। कोरोना वायरस की अलामात क्या हैं? सबसे उमूमी अलामत में बुखार, खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। ये अलामात
आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होती हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। मेरा घर मेरी जन्नत ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अनवर उल हसन और आप इस ट्रांसमिशन में कोरोना वायरस और इसके कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर माशी असरात के हवाले से बिलखुसूस आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अनवर साहब, आप जिस तरह से हारून शरीफ से बात कर रहे थे, तो हारून शरीफ साहब का ये कहना था कि मुख्तलिफ मसाइल के हल के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ हैं जिनकी तरफ से उन्होंने एक इंडिकेशन दी है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि जो मैं उनसे करना चाह रहा था और फिर हमें आगे भी बढ़ना था, ब्रेक भी लेनी थी, तो इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम टारगेट ओरिएंटेशन में जो वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं कि हमारे आदाद शुमार जो हैं, हमारे पास बेसिकली किसी चीज़ की डिमांड क्या है, उसकी हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है, अगर कम है तो हम उसे किस तरह से मेंटेन करते हैं। जब हम इन पैरामीटर्स पे काम करते हैं और इसमें कहीं ना कहीं को कमी कोताही होती है और फिर टारगेट सेट करते हैं और टारगेट को हम अनाउंस करते हैं और फिर उसमें हम फेलियर भी देखते हैं, क्या आपके ख्याल में कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हमें इसे रेक्टिफाई करना चाहिए? आपने बहुत अहम नुकता उठाया और आपको पता है ये जो आटे का क्राइसिस है जिसकी बिल्कुल इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी आई, उसमें प्रॉब्लम ये था कि हमारे जो एस्टिमेट्स थे, तखमीने थे, वो सही नहीं थे। जब वो सही नहीं थे तो एक एक्सपोर्ट का भी फैसला हो गया, एक्सपोर्ट करना है और आटे की जो सप्लाई चेन है वो भी मुतासिर हुई। तो मेरे ख्याल में अब ये गॉड सेड अपॉर्चुनिटी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इनिशिएटिव लिया और 25 अप्रैल को गालिबन वो रिपोर्ट भी हतमी तौर पे सामने आएगी। तो ये जो आपका सवाल है बड़ा बुनियादी है। हमने अपने तखमीने सही लगाने होंगे और सप्लाई चेन को बरकरार रखना होगा और ये जो अब जो फायदा मिला है, हमें कुशन मिला है फाइनेंशियल, इसका हमें भरपूर फायदा उठाना होगा, चाहे वो डोमेस्टिकली जैसे भी बात कर रहे थे हारून शरीफ साहब, जो कंज्यूमर फाइनेंसिंग है, बहुत से लोगों की नौकरियां खुदा ना खास्ता दाव पे लगी हुई थी, वो नहीं जो है अब उस पे उनको कवर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारा हेल्थ सेक्टर दगरगू हालात में है, अब इसको हमने खड़ा करना है और तरजीह इसकी तरफ होगी। आपने देखा पूरी हुकूमत के इस वक्त सारा फोकस ये है कि हमने जो कोरोना से मुतासरा अफराद हैं उनको तिब्बी सहूलियात देनी है। हमें अब अमेरिका से ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब ने। अमेरिका के हवाले से ज़रूर उनसे बात करेंगे क्योंकि अब अमेरिका नंबर्स के एतबार से दुनिया में सबसे इस वक्त आगे हो गया है, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस के उनकी ज़रबत अमवात जो है 33-34 हज़ार के करीब पहुंच गई हैं और लाखों में लोग इससे मुतासर हो गए हैं। डॉक्टर आदिल नजम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? बताइएगा, आपसे लास्ट टाइम भी गुफ्तगू हुई थी और यही औकात थे, ज़रबत हमारे निफ्स शब होने लगती है, आपका जो है वो दिन जो है वो चढ़ रहा होता है। तो बताएंगे अमेरिका के हालात। अब लास्ट टाइम भी बात हुई थी तो कहा जा रहा था कि पीक शायद जल्दी आई है, लेकिन जो शरह अमवात है उसमें इजाफा होता जा रहा है। 1 मई तक मेरे ख्याल में लॉकडाउन की बात की गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ओपन अप करना चाह रहे हैं, गवर्नर शायद नहीं चाह रहे। कुछ हमें बताएंगे पाकिस्तान के व्यूअर्स को क्या इस वक्त सिचुएशन है और आप क्या तस्वीर आपके सामने इस वक्त सामने है? देखिए, अमेरिका के हिसाब से तो ये है कि इस वक्त अमेरिका में पीक की तरफ जो है लगता ये है कि पीक अभी आई हो या ना आई हो, लेकिन उसके करीब है। अब जो नंबर्स हैं वो बहुत बहुत दर्दनाक किस्म के हैं और सिर्फ न्यूयॉर्क में तो बहुत ही ज्यादा बुरे हाल है, लेकिन अब हम दूसरे इलाकों में इंक्लूडिंग जहां मैं हूँ बॉस्टन में, उन नंबर्स को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अमेरिका क्योंकि बड़ा इतना है इसलिए लगता यह है कि यहाँ पीक 2-3 बार आएगी, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टाइम पे आएगी। अगेन मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए सबक ये है कि हर जगह हमने ये देखा है कि शुरू में हल्का होता है और अगर जब वो नंबर छोटे होते हैं, अगर हम उस वक्त ख्याल ना करें तो फिर जब नंबर बड़े होंगे तो बहुत बड़े होंगे। कि काम करने का या कोई अमल करने का वक्त सिर्फ वो है जब छोटे हों। और दूसरा मेरे ख्याल में जो हमने यहाँ से सीखा है या सीखना चाहिए वो ये है कि मसला ये नहीं है कि जिसको कोरोना हो जाए उसका हम क्या करते हैं, मसला ये है कि कोरोना ना होने दें। कि उससे पहले जब वो फैल रहा हो, असली वक्त जो है वो तब है। और मेरे ख्याल में उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में असली काम का वक्त आज है, आज से 2 हफ्ते बाद नहीं होगा। तो ये जो डॉक्टर आदिल साहब, पाकिस्तान में तो 2 हफ्ते की तौसीक की गई है और साथ में कहा गया कि कुछ शोबाजात को खोला जाए, ईज़अप किया जाए क्योंकि गुर्बत यहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में 17 अमवात हुई हैं और अब फिगर भी हमारी 6919 हो गई है।
किस तरह देखते हैं अमेरिकन एक्सपीरियंस को देखते हुए? स्मार्ट लॉकडाउन की कहते हैं अब ज़रूरत है पाकिस्तान में, और मिसालें दी जाती हैं कि डेनमार्क में भी तालीमी सरगर्मियां खुल गई हैं, इटली में भी कुछ लॉकडाउन में ईज आया है, जनूबी कोरिया में तो उन्होंने पार्लिमानी इलेक्शंस करा दिए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल में जो हमने सीखा है दुनिया भर से, और अमेरिका से पहले आप साउथ कोरिया से ये सीख चुके थे, डेनमार्क का आपने जिक्र किया आपने, लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव भी सीखा है, इटली से सीखा है, स्पेन से सीखा है, ब्रिटेन से सीखा है जी। मेरे ख्याल में, मुझे तो सही बात है, थोड़ा सा दुख ये होता है कि पाकिस्तान में बहस से छिड़ गई लॉकडाउन की। तो मेरे ख्याल में ये लफ्ज अच्छा नहीं था। दूसरा मसला ये नहीं है कि लॉकडाउन हो या ना हो, आप ना करें लॉकडाउन, मसला ये है कि लोग एहतियात कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मुझे तशवीश ये है कि जब लॉकडाउन होता भी है सो कॉल्ड, तो लोग एहतियात नहीं करते, कि आप देखते हैं कि तब भी जो है वो लाइन में खड़े हैं, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ खड़े जी। मसला ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट रूल क्या बनाती है, अगर आप दुकानें खुली रखें, अगर आप दफ्तर भी खुले रखें, लेकिन उसमें एहतियात करें तो फिर ठीक है। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यहाँ अमेरिका में जो है, और दूसरे मुल्कों में भी हमने देखा, जो सुपरमार्केट होती है, जो ग्रोसरी की बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वो खुली होती है क्योंकि जरूरत होती है लोगों को, यार आपने आटा भी लेना, चावल भी लेना है, चीनी भी लेनी है, तो कैसे लेंगे। लेकिन रूल ये होता है कि बाहर एक बंदा बैठा है, वो कहता है यार इस एक वक्त में 10 से ज्यादा लोग दुकान के अंदर नहीं होंगे, ठीक। एक खानदान वाला अगर जाएगा तो सिर्फ एक बंदा जाएगा, ये नहीं है कि माँ भी जाएगी, बेटी भी जाएगी, बेटी की दोस्त भी जाएगी, उसका भाई भी जाएगा, राइट। लेकिन प्रोफेसर साहब, कैटेक्लॉनिकली माजद, अब इस्लामाबाद में जो बड़ी दुकानें, आपका तो इस्लामाबाद और लाहौर में आना जाना होता है, वहां पर भी अब सर इसको बड़े सख्ती से इंश्योर किया जा रहा है कि अगर 4 लोग अंदर हैं तो 5वां नहीं जा सकता। और मेरे ख्याल में ये ही तरीका है। तरीका ये नहीं है कि पुलिस डंडा मारे। देखिए, पुलिस बेचारा आपको या मुझे मुर्गा बना लेगी, लेकिन वो कोरोना को तो मुर्गा नहीं बना सकती। कोरोना ने तो पूरी दुनिया को मुर्गा बनाया है। एहतियात ऑन अ लाइटर साइड, कोरोना ने तो पूरी दुनिया को मुर्गा बना दिया। अब ये मुझे बताएं कि अमेरिका में भी हम बहस सुन रहे हैं, वहां पर भी कुछ इख्तलाफ राय, पाकिस्तान में भी जाहिर बात है जहां पर मुख्तलिफ अरा के लोग बसते और डेमोक्रेसी हो, वहां डिफरेंट डिसएग्रीमेंट्स भी आते हैं। ये बहस चल निकली है। सदर ट्रंप जो है, वैसे उन्होंने तो WHO की एड भी बंद कर दी जो अमेरिका $400 मिलियन पर ईयर देता है। उस पर क्या रिएक्शन आ रहा है? इस वक्त तो WHO के हाथ मजबूत करने की जरूरत है। दूसरा, लॉकडाउन खत्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स पे बहस हो रही है। डॉक्टर आदिल नजब साहब। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में वो टोट पटोट की तरह, यहाँ का खंबा वैसे ही लंबा, यहाँ का ढोल वैसे ही गोल। सो दुनिया भर में बहसें वैसी हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी बहस को बड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा, तो वो भी मसाइल जो वहां हम सुनते हैं वो दूसरी दुनिया में भी सुनते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनसे उन बहस का हम फिर नतीजा क्या निकालते हैं। यहाँ भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी हम फैसला कर लेंगे, नहीं जी ये मुझे नहीं होगा, किसी और को होगा। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने बाकी सारी चीज़ें तो कह दिया कि सिमिलर हैं, लेकिन हालात जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। तशवीशनाक जो है वो आदाद शुमार देखने और सुनने को मिल रहे हैं। अमेरिका से एक बड़ी मजबूत मईशत है, जदीद तरीन निज़ाम सेहत है और ज़्यादा विजिलेंट, एक्टिव और डिसिप्लिन नेशन है। इसके बावजूद भी क्या पाकिस्तान जैसी सूरत हाल है, लोग उन एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा नहीं हो रहे, या हुकूमत कहीं को कोताही दिखा रही है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप नहीं हो पा रही कि अब इतने दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए हैं कि जो शरह अमवात है इसमें बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, इसको अब तक कम से कम कमी नहीं तो रुकना जरूर चाहिए था। क्या कहेंगे आप? सच्ची बात ये, मेरे ख्याल में ये बढ़ेगी। देखें, इसका आपको हर जगह ग्राफ यही मिलता है। इस वक्त कोशिश ये नहीं होनी, ये कम हो जाए 1-2 दिन में, ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल में। कोशिश ये है कि जिस रफ्तार से ये बढ़े उस रफ्तार को कम कर। एग्जैक्टली द पॉइंट। आज जितने ऐड हुए हैं वो कल जितने ऐड हुए थे उससे कम। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ेगा तो अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में हमने यही देखा। हुकूमत सिर्फ ये कर सकती है कि आपको मुझको उस किस्म का एक एनवायरनमेंट दे जिसमें हम एहतियात कर सकें। उसके बाद जो काम है वो आपका और मेरा है। ये बिल्कुल एक सच्ची सी बात है। लेकिन जो आपने बात की वो 100% सही है। फर्क जो है वो बहस में नहीं है अमेरिका और पाकिस्तान में, फर्क जो है वो वसाइल में है। फर्क ये है कि यहाँ जो गरीब भी है, यहाँ भी बहुत गरीब है, लेकिन जो गरीब भी है वो जो उसकी जब नौकरी जाती है तो वो नौकरी होती है जो जाती है और उसको अनएम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। हमारा जो गरीब है वो जो दिहाड़ीदार है उसकी नौकरी नहीं जाती, उसकी जिंदगी जाती है। ये मसाइल, हमारे मसाइल उस लिहाज से बढ़े। एक और बड़ा मसला अगर आप मुझे इजाजत दें जिसका आपने जिक्र किया, मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, वो है मेडिकल फैसिलिटीज का। यहाँ अमेरिका में भी क्राइसिस ये नहीं है कि कोरोना का इलाज करना सिर्फ मुश्किल है, इलाज तो लोग सेहतयाब भी हो जाते हैं, सच्ची बात। क्राइसिस ये है कि जब नंबर इतने बढ़ जाते हैं तो अमेरिका जैसे मुल्क में, इटली जैसे मुल्क में, यूरोप जैसे इलाके में अस्पताल कम पड़ जाते हैं।
तो पाकिस्तान में जहां पहले ही आपके पास वसाइल कम है, पहले ही हेल्थ सिस्टम खराब है, तो इतना बड़ा जब रेला आता है, प्रेशर आता है, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आखिरी बात यह कि यह भी याद रखें कि सिर्फ मसला ये नहीं है कि जिसको कोरोना हो गया, जब मेडिकल सिस्टम पे प्रेशर पड़ा तो जिसको दूसरी बीमारियां हैं, जिसको दिल का दौरा पड़ रहा है, जिस बेचारे को शुगर का है या कोई और है, उसके पास जो हेल्थ की फैसिलिटीज है वो भी कम हो जाएगी ना, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम पड़ गया कोरोना के पीछे। आपने बिल्कुल सही कहा कि ओपीडीज यहाँ पर बंद है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसकी वजह से जो बहुत से जिनको दिल का आर्जा है या गुर्दों की तकलीफ है, उनको डायलिसिस कराना है या और आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। ये बताइएगा कि वो मैंने सवाल किया था, WHO की फंडिंग क्यों कर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रोक ली? क्या उन पे क्रिटिसिज्म आ रहा था, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए ये मेजर ली गई है जो $400 मिलियन पर ईयर अमेरिका देता है, और इस पे क्या रिएक्शन आ रहा है अमेरिका में? मेरे ख्याल में जी सदर ट्रंप जो है वो बहुत सी हमाकतें करते हैं, और उन हमाकतों में ये एक बहुत ही बड़ी हमाकत है जी, कि जिस वक्त दुनिया को WHO की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि WHO बिल्कुल पाकबाज है और उसने कभी कोई गलती नहीं की, हर आलमी इदारा करता है, लेकिन इस वक्त आपको उसकी जरूरत है, और अपने वसाइल में वो जो कोशिश करता है वो कोशिश तो करता है, राइट। और इन वे डोनाल्ड ट्रंप को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो हमारे ऐसे ममालिक को पड़ेगा, लेकिन WHO की जरूरत खुसूसन जो है गरीब ममालिक को है। तो क्रिटिसिज्म आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पे भी आ रहा है, ये एक सियासी फैसला था, आई होप वो वापस ले लेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, ये मुझे बताइएगा डॉक्टर आदिल नजम साहब, G20 ममालिक ने एक फैसला किया है, वो गालिबन जरा अच्छा फैसला है कि जो 76 ममालिक हैं बशमुल पाकिस्तान, उनको उन्होंने जरा रिलीफ दी है डेट पे, जो इनिशियल जो उनकी जो असल जर कहते हैं और जो इंटरेस्ट है सूद पे, कि 1 से 8 माह तक फॉर 8 मंथ्स उनको नहीं देना पड़ेगा। आप समझते हैं ये एक अच्छा बेटर सेंस हैज प्रिवेल, क्योंकि यही फंडिंग करते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक की, और 8 मंथ्स के लिए पाकिस्तान जैसे 76 ममालिक को रिलीफ मिलेगा। इससे वो कोविड-19 का जो तबाहकारियां हैं उससे निपटने में अपने हेल्थ की शोबों को पांव पे खड़ा कर सकेंगे। डॉक्टर आदिल नजम साहब, मेरे ख्याल में अच्छा फैसला है, अच्छा डायरेक्शन है, बट आई एम नॉट श्योर कि इट इज इनफ। तो अगर आप ममालिक की लिस्ट देखें वो भी छोटी है, वो छोटे छोटे ममालिक हैं। देखें, ये जो मसला आएगा पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए भी आएगा, जो बड़े डेवलपिंग ममालिक है उनके लिए भी आएगा, और खाली छोटी सी रिलीफ देने से काम नहीं चलेगा। आई थिंक पाकिस्तान में, जैसे वजीर आजम साहब ने भी कहा और दूसरे ममालिक भी कह रहे हैं, आपको बड़ी सीरियस डेट रिलीफ चाहिए होगी। पहले तो ये कि आप कह दें कि जी आप 4 साल तक कर्जे वापस ना करें, ना आप उस पर इंटरेस्ट दें और ना वो वापस करें, ताकि हमें एक फिस्कल स्पेस मिल सके। राइट। मेरे ख्याल में ऐसे फैसले आएंगे। आप इस हफ्ते देखेंगे कि IMF की मीटिंग्स होंगी। मेरी उम्मीद ये है कि इससे बड़े फैसले आएंगे और आने पड़ेंगे, क्योंकि जो स्केल ऑफ तबाही है ग्लोबल इकोनॉमी पे, वो बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होगा, और ना सिर्फ वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मुश्किल होगा, वो अमीर मुल्कों के लिए भी मुश्किल है। डेफिनेटली। अच्छा, यही सवाल आपसे करना चाह रहा था डॉक्टर साहब, मजमूई तौर पर हर मुल्क ने जो कोरोना जैसे चैलेंज से नबरद आज़मा होते हुए हमने देखा है कि उसका जो एक मजमूई माशी निज़ाम था उसको धचका लगा है। अमेरिका के हवाले से बिलखसूस आप बताइएगा, क्योंकि वहाँ पर आप मौजूद हैं, सूरत हाल को आप हर एंगल से जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मजमूई तौर पर अमरीकी मईशत पर इसका क्या इफेक्ट आ रहा है? बहुत बड़ा आ रहा है, और माहिरीन इस वक्त ये कह रहे हैं कि अमरीकी मईशत की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि उसको जो धस पड़ेगी, उसको जो धचका पड़ेगा, वो कहीं ज्यादा होगा दूसरे डेवलप्ड ममालिक से, मतलब यूरोप से ज्यादा होगा, चीन से ज्यादा होगा, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी ऐसी है। तो इस वक्त जो है नेगेटिव ग्रोथ की बातें हो रही हैं, इस वक्त बहुत बड़े धचके की बातें हो रही हैं, और सवाल ये है कि क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी इतनी बड़ी है, ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा, तो जब अमेरिका को छींक आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया पे पड़ेगा। अब इसके साथ जो जुड़ा हुआ सवाल है वो ये है कि चीन और ईस्ट एशिया की इकोनॉमी को क्या होगा। अगर हम ऐसा देखते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है, लेकिन फॉर एग्जांपल चीन को धचका पड़ता है लेकिन उतना बड़ा नहीं पड़ता, तो चीन इस वक्त कैश रिच है, तो आप फिर एक ग्लोबल इकोनॉमी में भी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी एक शिफ्ट ये देखेंगे कि जो होता है क्रेडिटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जिसके पास सब जाते हैं मदद मांगने, वो अमेरिका कम हो जाएगा और चीन ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें जो सियासत बनेगी, आलमी सियासत, जो जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक सियासत बनेगी, वो चीन, अमेरिका और ये जो आलमी इदारे हैं, इन तीनों के माबैन बनेगी। सिर्फ अमेरिका को देखना जो है वो इनफ नहीं होगा, और यूरोप को भी मत भूलिए। देखिए, यूरोप को इस वक्त अगर आप जो मुल्क जो हैं जिनको बहुत बड़ी नुकसान हो रहा है, उनमें कई यूरोपियन मुल्क हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुल्क भी हैं which have managed it very well, like Germany.
तो सवाल यह है कि जब ये खत्म हो जाएगा तो कौन जो है निस्बतन अच्छी हालत में खड़ा होगा और उससे एक नई इकोनॉमी बनेगी आलमी सतह पे। अच्छा, ये बताइए, अमेरिका ने $2.2 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज दिया है, तो आप समझते हैं उससे इकोनॉमी में जो आप बता रहे हैं कि अमेरिका में जाहिर बात है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है, और करेक्ट मी इफ आई एम नॉट करेक्ट के 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया सोशल सिक्योरिटी के लिए अमेरिका में, और जॉब्स बहुत सी लोगों की जा रही हैं और जॉब पे कट्स भी लग रहे हैं। तो ये स्टिमुलस पैकेज आप समझते हैं इससे स्टिमुलेट कर पाएंगे इकोनॉमी को $2.2 ट्रिलियन? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा पैकेज है और इससे 2 नतीजे निकलते हैं। पहला तो ये कि इसको वो कह रहे हैं स्टिमुलस पैकेज, लेकिन माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये स्टिमुलस पैकेज नहीं है, सर्वाइवल पैकेज है। मतलब ये कि स्टिमुलस पैकेज होता है कि हालात बुरे हुए, आपने लोगों को पैसे बांट दिए, लोगों ने जाके चीजें खरीदी, इकोनॉमी को एक तरह से उन्होंने फिर से उठा दी। इस वक्त जो आपको $1200 का चेक वो भेज रहे हैं हर एम्प्लॉई को, अच्छा, या बहुत से एम्प्लॉइज को, उससे सर्वाइवल ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि अगर ये क्राइसिस बढ़ता गया तो फिर और कितना देना होगा। दूसरा जो सबक है वो मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए भी अहम है, दुनिया के लिए भी अहम है, कि देखें जो हमें मजबूरी में अमेरिका को $2 ट्रिलियन देना पड़ा, अगर ये अमेरिकन इस वक्त ये कह रहे हैं कि यही $2 ट्रिलियन अगर हम अच्छे जमाने में अपने हेल्थ सिस्टम पे लगा देते, yes, तो फिर कितना फायदा। आप अगर हम ह्यूमन सिक्योरिटी को वैसे ही सोचते, और मेरे ख्याल में ये बात दुनिया भर में अब सोची जाएगी कि जो हमें नुकसान हुआ इस पैंडेमिक से, जो हमें पता था कि ऐसा आएगा, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सरप्राइजिंग आ गया। देखो ना, आपके माहिरीन कह रहे थे यह नहीं पता कब आएगा, कैसे आएगा, लेकिन ये पता है कि आएगा। आपको ये भी पता है कि क्लाइमेट चेंज आएगी। तो ये जो हम जिस चीजों को हम इग्नोर करते रहते हैं और जब होती हैं तो उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है, क्या हमें ये जहानत, ये विजडम आ सकता है कि हम बजाय इंतजार करें $2 ट्रिलियन खर्च करने का, $0.5 ट्रिलियन पहले खर्च करके बेहतर अपनी हेल्थ सिस्टम कर लें? और यही सवाल अमेरिका का है, यही सवाल जर्मनी का है, यही सवाल चीन का और पाकिस्तान। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया। ये मुझे बताइएगा, क्या वहाँ ये बहस हो रही है कि ये अमेरिका को तो हम यहाँ बैठ के, और वैसे भी जाहिर बात है वर्ल्ड लीडर हम मानते हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी जिस तरह है, जिस तरह एंटरप्रेन्योरशिप होती है, जिस तरह और इंटेलेक्चुअल राइट्स जो भी उनका होता है, हॉलीवुड है, सब कुछ है, पैसा है, मिलिट्री माइट है, कि अमेरिका इतना बेबस दिखाई देगा, वो जो इनविंसिबिलिटी है वो दैट इज प्रूवन रॉन्ग। क्या डिबेट होती है लोग आपस पे? जाहिर बात है आप एकेडमिया से आपका ताल्लुक है, पढ़े लिखे लोगों में आप उठते बैठते, क्या उनके जहन में बात आती है कि लोगों तक ताकि अमेरिका तो नाकाबिल तस्खीर है लेकिन वायरस ने तो बिल्कुल घुटने टिकवा दिए? जैसे आपने कहा, मुर्गा बना दिया, दुनिया भर को मुर्गा बना दिया, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को मुर्गा बना दिया। हमें ये सिखा दिया कि हमारे पास एक दूसरे से लड़ने के वसाइल तो बेइंतहा है, लेकिन एक वायरस से लड़ने का हमारे पास वसीला नहीं है। और अमेरिका में बहस इस वक्त ये हो रही है कि क्या ये वजह बनेगी उसकी सुपर पावर की स्टेटस से नीचे आने की। अच्छा, कि दुनिया में इस वक्त कोई ऐसा नहीं है कि जंगी तौर पे उसके सामने खड़ा कर सके, लेकिन अगर जैसे हमने पहले बात की कि इकोनॉमी इस तरह होती है कि अमेरिका की इकोनॉमी को ज्यादा जद पड़ती है, फॉर एग्जांपल लेट्स से चीन। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तरन ये बताइएगा कि ऑलरेडी आप जो कि बता तो चुके हैं कि सुपर पावर का जो स्टेटस है वो फॉल कर सकता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर और मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारों में जो अमेरिका का किरदार है माशी निज़ाम चलाने के हवाले से, उसका जो असर रसूख है, आपके ख्याल में मुस्तकबिल करीब में वो महदूद होता हुआ दिखाई दे रहा है सूरत हाल के तनाजुर में? हो सकता है, नजर तो कुछ नहीं आता, लेकिन और हो सकता है। और इसमें जो लोग समझते हैं कि अमेरिका की बहुत बड़ी पावर है, उसको उनको ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आप कहते हैं ना कि IMF से पैकेज लिया या वर्ल्ड बैंक से पैकेज लिया, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हम गए IMF के पास, IMF ने कहा अमेरिका को, क्योंकि सबसे बड़ा फंडर वो है, राइट जी, IMF के भी पैसे कहीं से आते हैं ना। अब अगर आप एक देखें एक ऐसा मुल्क जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जैसे सदर हैं जिनको मल्टीलैटरल नहीं पसंद, जो WHO को भी पैसे कम कर रहे हैं, और अमेरिका की अपनी इकोनॉमी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उसकी जो एबिलिटी है IMF वगैरह को फंड करने की, या उसकी जो विलिंगनेस है वो भी कम हो जाएगी। तो फिर या तो इन इदारों को दूसरी तरफ देखना होगा, यूरोप की तरफ देखना होगा, चीन की तरफ देखना होगा, या उनकी अपनी एबिलिटी महदूद हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक ऑन अ पर्सनल नोट आपसे सवाल पूछूंगा। माशाल्लाह हशाश बशाश आप लग रहे हैं, कोई खौफ तो नहीं तारी आपको? हमें भी काफी ऐसे डर लगता है जब हम जॉब के लिए आते हैं। कोई चेहरे से तो लग रहे हैं आप, यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट। फियर तो नहीं है? क्योंकि अमेरिका में तो काफी तेज फैल रहा है, पाकिस्तान में भी फैल रहा है।
क्या स्टेट बिल्कुल फायदा है जी, खौफ से कुछ होता नहीं है ना, खौफ का फायदा कोई नहीं होता, डर जाने से का फायदा कोई नहीं होता, एहतियात का फायदा होता है। एहतियात ये है कि मेरे 6 फुट पे ना इधर कोई है ना 6 फुट पे उधर कोई है, और आपसे मैं बात करूंगा जूम पे। चलिए इसी एहतियात पर डॉक्टर साहब आप अमल पैरा रहिएगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद और बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी रही डॉक्टर आदिल नजम से। मनाजिर, और उन्होंने सही कहा कि ये जो कोरोना है इसने बहुत सी चीजें बदल दी। अब ये भी तय कर देगा कि अमेरिका के जो सुपर पावर का स्टेटस है, बिल्कुल अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका का जो किरदार था, उनकी जो इनविंसिबिलिटी थी, वो सब बुरी तरह चैलेंज होके वाजे हो गया दुनिया में कि आप जो इतना उन्होंने कहा $2.2 ट्रिलियन, बहुत से लोग ये भी बहस करें अगर ये पहले लगा देते हेल्थ सिस्टम पे, बिल्कुल, तो आज ये जो है ये हालात का सामना। अच्छा सर, अब इकोनॉमिकल जो इंडिकेटर्स हैं वो तो वेरिएट करते हैं, लेकिन कोरोना के हवाले से जो एक चीज़ है वो तमाम ममालिक में मुश्तरक है कि अगर आपने इससे बचना है और इस पर आपने काबू पाना है तो वो है आपकी इनफरादी तौर पर इस मामले पे एहतियात और मेरे और आपकी समाजी फासला। जी बिल्कुल, और एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़िए और महफूज रहिए, सलामत रहिए। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।